तो अभी तक आपने देखा कि जब जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तब तब वेपर प्रेशर में कमी आती है। और ये जो वेपर प्रेशर में कमी आती है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर में उतनी ही गिरावट आएगी। इस बात पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या ऐड किया। इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या ऐड किया। कोई भी सपोज दो सब्सटेंस है ए एंड बी, आपने 1 मोल ये सब्सटेंस का डाला या फिर 1 मोल इस दूसरे सब्सटेंस का डाला दोनों को ही 1-1 मोल ना, तो वेपर प्रेशर में कमी सेम आएगी। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉलिड को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में गिरावट आ जाती है। ये जो गिरावट है ये डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी आपने सॉल्यूट डाला है। इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा सॉल्यूट डाला है। जैसे आप 1 मोल यूरिया डालिए, 1 मोल सुक्रोज डालिए, दोनों केस में आप पाएंगे कि जो वेपर प्रेशर है उसमें सेम गिरावट आई है। ठीक है, ओके। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पे, ना कि द नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक बार फिर से समझिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था 1 मोल यूरिया एंड 1 मोल सुक्रोज। अब इसके अलावा जैसे 1 मोल आपने सपोज ग्लूकोज डाल दिया है ना, इसके अलावा कुछ भी आप डाल सकते हैं। 1 मोल लेट्स से कोई और सब्सटेंस आपने डाल दिया, जैसे नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो सब 1-1 मोल डाला ना। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर में रिडक्शन होगा वो सेम होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चाहिए तो इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं द प्रॉपर्टीज the properties of solution which depends upon the amount of solute added, not on the nature of solute added is known as colligative properties. Okay, the properties of solution which depends upon the amount of solute added, not on the amount of solute added, is known as colligative property. ठीक है, ये डबल सॉल्यूट एडेड हो गया, इसको हटा दो, ये लो, इज नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एग्जांपल के लिए ये जो आप बोलते हो ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या है ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा डाल रहे हैं, उतना ही वेपर प्रेशर में कमी आएगी। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा एक चीज, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं बोलूं सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है तो 0 है। ठीक है, वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो 0 ही है, इसमें सॉल्यूट का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप बात करो कि डिप्रेशन कितना आया है, तो ये सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपने डाला है। तो याद रखिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड द लास्ट वन, ऑस्मोटिक
प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस है नहीं, बट ऑस्मोटिक प्रेशर है, यस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना ये जो बदलाव आ रहे हैं ना, यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। दीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा। अब मन में एक सवाल आएगा कि ये सब हमने क्यों पढ़ा, इसका फायदा क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा फायदा इस लेवल पे हम ये बोल सकते हैं कि हम इससे सॉल्यूट के मोलार मास को निकाल सकते हैं। हम इससे सॉल्यूट के मोलार मास को निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकाल सकते हैं? जैसे आपको याद होगा, जो आप फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता था, ये KF, एंड KF इज अ कांस्टेंट, है ना। उसके बाद क्या आता था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, एंड इनटू 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मोलैलिटी होता था तो क्या आएगा यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्लूकोज का, लेट्स से ग्लूकोज का मुझे मोलार मास पता करना है। कैसे पता करूंगा मैं मोलार मास ग्लूकोज का? तो मैंने इसके लिए क्या किया, पानी लिया, पानी में मैंने ग्लूकोज डाला, सपोज 10 ग्राम मैंने ग्लूकोज डाला पानी में। पानी कितना लिया मैंने, 1 किलो, ठीक है, क्योंकि मोलैलिटी में क्या होता है आपको केजी के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो 1 किलो वाटर मैंने लिया, उसमें मैंने ग्लूकोज डाल दिया 10 ग्राम। फिर मैंने नोटिस किया कि जो पानी पहले 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, अब वो -1 पे फ्रीज हो रहा है। ओके, तो मुझे डिफरेंस मिल गया। बस अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जो डेल्टा TF है इसकी जगह पर मैं कितना डालूंगा, 1, क्योंकि टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ है, 1 डिग्री का, तो वहां पर मैंने 1 डाल दिया। वाटर का जो KF होता है ये भी एक कॉन्स्टेंट होता है, तो मैंने वो वाली वैल्यू डाल दी। तो मान लेते हैं कि वो वैल्यू 1.86 है, मैंने डाल दी, वो एक फिक्स वैल्यू है। ओके, मैंने कितना ग्लूकोज ऐड किया था, सपोज 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना है ग्लूकोज का, ये मुझे पता नहीं, पता ही तो करना है, ये डिवाइडेड बाय WA, वेट ऑफ लिक्विड, मतलब जो वाटर मैंने लिया वो कितना लिया मैंने, 1 kg लिया। तो क्या मैं इससे MB की वैल्यू पता कर सकता हूँ? क्या मैं इससे MB की वैल्यू पता कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो MB है ये इससे कितना बन करके आ रहा है, दैट इज समवट अराउंड 18.6, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने ली है ये तो रफ वैल्यू है, समझाने के लिए लिया है। तो ये जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, सबसे पहला इस्तेमाल इसका यही है कि ये मॉलिक्यूलर मास निकालने में काम आता है। इसकी जगह अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वाला हिसाब किताब लेते तो वहां से भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि जहां जहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात आएगी ऑफ सॉल्यूट, वहां पर आप मोलार मास निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसा अभी ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की जगह मान लो मुझे यूरिया का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम 1 किलो वाटर लिया, उसमें मैंने यूरिया डाल दिया 10 ग्राम। जितना भी आप डालो, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम वॉट जितना भी डालो, देखो फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम आता है, ठीक है ना। नाउ एक प्रॉब्लम यहां पर भी आप फेस करोगे, क्या? देखो, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये डिपेंड करती हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। इसकी वजह से एक दिक्कत का जो सामना करना पड़ता है वो ये है कि कई सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में जाकर के डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जुड़ जाते हैं। अब जैसे NaCl, नमक, NaCl को आपने पानी में डाला, आपने बोला कि ठीक है मैंने 1 मोल NaCl लिया, मैंने उसको पानी में डाला, जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखो, जैसे ही NaCl को पानी में डालोगे क्या वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा? क्या एक पार्टिकल यहां पर 2 पार्टिकल क्रिएट कर रहा है? इस वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना चाहिए उससे ज्यादा डिप्रेशन आएगा। मैं एक सब्सटेंस ऐसा ले लेता हूं जो डिसोशिएट नहीं करता है, जैसे कि मान लो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं करता। उसी पानी में आपने 1 मोल ग्लूकोज डाला, 1 मोल NaCl डाला, मतलब अलग अलग उसमें, ठीक है। 1 किलो वाटर में आपने 1 मोल NaCl डाला, दूसरा 1 किलो पानी में आपने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डाला। एज पर द रूल क्या होना चाहिए कि फर्क नहीं पड़ता, आप नमक डालो या ग्लूकोज डालो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम आना चाहिए। जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा तो हमको पता चला कि नमक में डिप्रेशन ज्यादा निकल के आ रहा है, जबकि ग्लूकोज में नहीं निकल के आ रहा है उतना, ठीक है। इसमें डबल आ रहा है, इसमें उतना नहीं आ रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो नमक है वो पानी में जाते डिसोशिएट हो गया, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, तो एक पार्टिकल का 2 पार्टिकल बन गए। पहले तो एक NaCl था ना, हमको तो लगा कि एक NaCl एक ही है, मतलब
एक ही के हिसाब से बात होगी, लेकिन NaCl टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो जो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे थे वो जरूरत से ज्यादा आ गया, आप जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे वो जरूरत से ज्यादा आ गया, आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे थे वो जरूरत से ज्यादा हो गया, लोअरिंग वेपर प्रेशर जरूरत से ज्यादा हो गया। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूलर मास आप जो कैलकुलेट करते हैं वो एक हिसाब से गलत आता है, और इसी को बोला जाता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दिस इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये नॉर्मल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने ये तो ध्यान दिया नहीं कि वो जो नमक है पानी में जाएगा, टूटेगा। अब मान लो एक और एग्जांपल MgCl2, MgCl2 जैसे आपने पानी में डाला, आपको लगा था एक ही MgCl2 है ना, जैसे पानी में गया वो तो एक Mg एंड 2 Cl माइनस उसने बना दिया, तो यहां पर एक पार्टिकल का 3 पार्टिकल हो गए। तो आपने सोचा था कि जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया उससे 3 गुना ज्यादा आ गया, आपने सोचा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा उससे 3 गुना ज्यादा हो गया। तो बात समझ में आ रही है? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी एबनॉर्मल, दैट विल बी एबनॉर्मल। ओके, एक और चीज समझिए, कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में जाकर के जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेट्स से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को जैसे आपने डाला तो क्या हुआ, ये आपस में जुड़ गए, डाइमर बना लिया। डाइमर का मतलब क्या हो गया, आप एक चीज समझ लो कि दो पार्टिकल जो आपस में जाकर के जुड़ गए, क्या बना दिया, डाइमर बना दिया। तो ऐसे में आपको लगा था फ्रीजिंग पॉइंट में इतना डिप्रेशन आएगा, उतना नहीं आया, उससे कम आया, उसका आधा आया। आपने सोचा था बॉइलिंग पॉइंट में इतना एलिवेशन आएगा, लेकिन उतना नहीं आया, उससे कम आया। तो कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टूट जाते हैं, कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। इसकी वजह से जो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो नहीं आकर के कुछ और ही आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल है ये। तो याद रखिए, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो लॉजिक है ये तभी तक सीमित है जब तक कोई पार्टिकल ना तो एसोसिएट करे ना ही डिसोशिएट करे, ना तो वो एसोसिएट करे ना ही डिसोशिएट करे। एंड अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो तो, अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो तो भी, मतलब क्या इसका, देखो एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला तो चलो समझ में आ गया, ये जो तीसरा वाला है डाइल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ, समझिए इस चीज को। मान लीजिए आपने एक ऐसा सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में जो ना तो एसोसिएट करता है ना डिसोसिएट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर मास वही आना चाहिए जो आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपने जरूरत से कुछ ज्यादा ही डाल दिया अमाउंट, जरूरत से ज्यादा ही डाल दिया अमाउंट। अब जरूरत से ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, सी जब तक तो पार्टिकल दूर दूर है तब तक कोई पंगा नहीं है। अगर आप उस सॉल्वेंट में जरूरत से ज्यादा सॉल्यूट डाल देंगे तो सॉल्यूट आपस में अननेसेसरी क्लोज आएंगे ही आएंगे, और जब वो क्लोज आएंगे तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं ना, लेट्स से कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, लेकिन जब आप जबरदस्ती उनको पास लेके आते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गई तो भी क्या होगा, जो किस्सा है वो चेंज हो जाएगा। देखो समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखो ये प्लस है ना, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, बीच में प्लस है और बाकी माइनस है। ओके, मॉलिक्यूल बोलो एटम बोलो व्हाटएवर। अब ये दूर दूर है तो कोई पंगा नहीं है, जैसे ही आप इन दोनों को पास पास लेके आओगे ना तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, इसका प्लस इधर आ जाएगा माइनस इधर, इसका प्लस इधर आ जाएगा माइनस इधर। तो अब क्या होगा कि इन दोनों का ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से भी जो प्रॉपर्टीज है उसमें बदलाव आ जाएगा, क्योंकि अगर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनना शुरू हो जाएगा तो ये एक टाइप से डाइमर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रही बात। ओके, डाइमर तो चलो 2 हो गया, और भी हो सकता है 3-4 आपस में मिल करके चिपके, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप जरूरत से ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं, दैट मीन्स अगर आप कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देंगे, जब आप सॉल्यूट की संख्या को ज्यादा कर देंगे तो भी आपको ठीक तरीके से मॉलिक्यूलर मास नहीं मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ढंग से आपको कब मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास की सही वैल्यू आपको कब मिलेगी, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कब मिलेगा। नंबर 1, ना तो एसोसिएट होना चाहिए, नंबर 2 ना तो डिसोसिएट होना चाहिए, एंड नंबर 3 द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड एनफ। आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये करेक्ट वैल्यू आपको कब देगा, या फिर एबनॉर्मल कब देगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो तो अपने को पता ही है, एबनॉर्मल की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एबनॉर्मल कि ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास
ये जो है ना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड when number 1 particles get dissociated, ठीक है, dissociated, when the particle get dissociated. दूसरा कब? when particle get associated. एंड तीसरा when solution is highly concentrated. चाहो तो इनके साइड में इनका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। पार्टिकल के डिसोसिएशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे NaCl लिया तो आपने 1 मोल NaCl था, लेकिन इसने क्या किया? 1 मोल Na+ बनाया, 1 मोल यहाँ पर उसने Cl- बनाया, तो आप देख रहे हो कि टोटल 2 मोल्स ऑफ आयन यहाँ पर क्रिएट हो गए, तो ये डिसोशिएट हो गया। एसोशिएट का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है Rc, सिंगल बॉन्ड विद OH एंड डबल बॉन्ड विद O। आपको पता चल रहा होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के खानदान का है। ये जो R है ये अल्काइल ग्रुप है, इसको चेंज करते रहो तो जो मॉलिक्यूल है वो बदलता चला जाएगा। दूसरा देखिए ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है Rc, डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद O और यहाँ पर H। आप एक चीज़ नोट करो, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देख रहे हो क्या? ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये देख रहे हो, ये देख 1 सेकेंड, ये देखिए ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस वन। ये 2 आपस में जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए हैं, और जब एसोसिएट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आधे हो जाएंगे, ठीक है ना, अगेन फर्क पड़ जाएगा। तीसरा, व्हेन सॉल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। हाईली कॉन्सेंट्रेशन होने पे क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाता है एंड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज बदल जाती है और तब जाकर के आपको मिलता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो भाई इसकी समस्या कैसे सुलझाएं? क्यों? क्योंकि हम ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग बेसिक लेवल पे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें। अब जब मॉलिक्यूलर मास गलत आएगा तो इतना सब पढ़ाई करने का क्या फायदा? इसीलिए बाद में इस चीज को क्लियर किया गया और यहां पर एक फैक्टर ऐड कर दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर। इसको I से डिनोट किया जाता है। बेसिकली है क्या? ये बताता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ, ये बताता है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन हो रहा है और ये जो डिसोसिएशन हो रहा है इसका क्या लेवल है, इसका क्या लेवल है। वेंट ऑफ फैक्टर आपको बताता है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट। दैट मीन्स ये जो I है, I को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? I इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। I इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय calculated value of colligative property। I को ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है। एक तो वो हो गया जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर दिया कि ये होना चाहिए, है ना, और एक हो गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आपने एक्सपेरिमेंट करके उसको पता लगाया, उसका जो रेशियो होता है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज I, ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज I। या फिर इसको एक और तरीके से भी बताया जाता है, वो है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सुनिएगा, जब भी बात आती है डिसोसिएशन की, जब भी बात आती है डिसोसिएशन की, तो यहां पर ये जो I की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है। डिसोशिएट हो गया ना, डिसोशिएट हो गया, टूट गया, A का डबल हो गया। अगर कोई चीज A का डबल हो गया तो I का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर कोई चीज A का ट्रिपल हो गया, जैसे NaCl A का डबल है, एक Na+ और एक Cl-, MgCl2 A का ट्रिपल है, एक Mg2+ और 2 Cl-, तो A का ट्रिपल है तो यहां पर I का वैल्यू 3 हो जाएगा, राइट। एसोसिएशन, जब भी एसोसिएशन होता है, whenever there is an association, तो I का वैल्यू इज लेस देन 1, और जब ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो तो I का वैल्यू 1 निकल के आता है। नाउ व्हाट हैपन्स इज, अब ये जो चीजें हैं ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपने बदली है, इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखिए, ये जो आप पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो याद करिए जरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले इसका फॉर्मूला क्या था? पहले इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही फॉर्मूला था। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नाउ यही फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, डेल्टा TB इक्वल टू I मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा I, और आगे आ जाएगा KB NB डिवाइडेड बाय WA। जब आप कहते थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TF इक्वल टू KF NB डिवाइडेड बाय WA। अब यही फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF NB बाय WA, राइट। क्या करना है आपको? I मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे तीसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT। अब ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा पाई इक्वल टू ICRT। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, वो भी कौन सा? रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या फॉर्मूला था उसका? डेल्टा PA डिवाइडेड बाय PA इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यही फॉर्मूला था कि जो रिलेटिव लोअरिंग होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ B पे डिपेंड करेगा। अब यही फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा PA डिवाइडेड बाय PA इक्वल टू I मोल फ्रैक्शन ऑफ B। बस सिर्फ यही बदला हुआ है, आपको यहाँ पर I मल्टीप्लाई कर देना है। कब? जब कोई चीज़ एसोसिएट हो या डिसोशिएट हो, जब कोई चीज़ एसोसिएट हो तो या डिसोशिएट हो, ठीक है। I की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब डिसोसिएशन, कम है 1 से मतलब एसोसिएशन। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको जो सब्सटेंस दे रखा है वो डिसोशिएट तो होता है बट पूरे तरीके से नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई देगा वीक एसिड या वीक बेस, तो ऐसे में हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी I कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी I कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं, एक बार इसे भी देख लेते हैं। डिसोसिएशन, ठीक है, फॉर डिसोसिएशन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब डिसोसिएशन की बात आ रही है तो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब I ग्रेटर देन 1। नाउ ज़रा समझिए, मान लीजिए आपको एक सब्सटेंस दे रखा है कि ये जो है ना, ये AN, ये आपको Na दे रहा है। इसका मतलब जान रहे हैं? मतलब कि ये हो गया कि लेट से कि ये H2 है, H2 आपको 2H दे रहा है, H2 आपको 2H दे रहा है, मतलब डिसोशिएट हो रहा है ना। पहले H2 एक मॉलिक्यूल था, अब टूट गया, 2H में टूट गया ये, तो ये तो क्या बता रहा है? डिसोसिएशन।
लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब इसके 1 मोल थे और इसके 0 मोल थे, लेकिन जब टाइम की वैल्यू टी आई मतलब आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, तब क्या हुआ होगा, तब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो अल्फा की वैल्यू तो चलो एक फिक्स वैल्यू होगी। फिक्स वैल्यू का मतलब ये हो गया, जैसे आपने एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट में देखा था या इक्विलिब्रियम वाले में देखा था कि दो टाइप के एसिड होते हैं ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाले का तो कोई पंगा नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल डिसोसिएट हो जाएंगे। हमको मालूम है कि हर एक NaCl 2 आयंस देगा, एक Na+ के और एक Cl के। लेकिन वही अगर CH3COOH है तो ये सारे के सारे नहीं टूटते, कुछ ही टूटते हैं। तो कितना % टूटेंगे वो हम बताते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, आपको याद होगा वो हम बताते अल्फा से। अल्फा क्या था, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो देखिए जब टाइम की वैल्यू T थी तब AN के कितने मोल रहे होंगे, 1 - अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल उसमें से टूट गए। 1 मोल पहले था AN, उसमें से अल्फा मोल टूट गए, तो जितने AN टूटेंगे उसी के इक्विवेलेंट तो Na बनेगा, है ना। तो अल्फा पार्टिकल टूटेगा तो N अल्फा पार्टिकल बनेगा। अरे जरा सोच के देखो, AN टूटा तो Na बना, तो अल्फा टूटा तो क्या N अल्फा बनेगा, सोच के देखो जरा इसको, राइट। ओके, तो यहां से अब जो आप I का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, I क्या होता था, याद करो जरा, I क्या होता था, I होता था कि कितने पार्टिकल बन रहे हैं बिफोर पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, राइट। तो ये जो होता है, व्हाट इज दिस, I होता है पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। बाद में कितने बने और पहले कितने थे, जैसे एक एग्जांपल के लिए NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl, तो NaCl का I क्या होगा, बाद में कितने पार्टिकल्स बने, 2 पार्टिकल ना, एक Na और एक Cl, तो न्यूमरेटर में लिख देंगे 2। बिफोर डिसोसिएशन क्या था, NaCl 1 था, 1, तो NaCl के लिए I का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, किसके लिए, NaCl के लिए। अगर मैं MgCl2 की बात करूं तो MgCl2 में I का वैल्यू कितना होगा, तो बाद में कितने पार्टिकल बने, 3, एक Mg 2 Cl, तो 3 पार्टिकल बने, पहले कितना था, ये 1 ही था, तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना आ गया, 3। ये वाला जो किस्सा है ना, ये उनके लिए है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो टूट जाते हैं, फटक से टूट जाते हैं, उनके लिए I कैलकुलेट करना बहुत आसान है क्योंकि सब टूट गए। लेकिन ऐसे पार्टिकल्स जो सारे के सारे नहीं टूटते हैं, जो वीक कैटेगरी के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उनके साथ ये समस्या होती है कि हमको वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, जो कि क्लास 11th में आपने भर भर के किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, राइट। तो अब जरा देखिए पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल है यहाँ पर, तो ये नोटिस करेंगे जरा, 1 - अल्फा प्लस N अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना था, बिफोर डिसोसिएशन था 1, है ना, बिफोर डिसोसिएशन यहाँ पर कितना था, 1। अच्छा, इसी को अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि कॉमन ले लेता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लेट्स से कि अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, मैं यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बचेगा, -1 + n, मतलब कि n-1 मैं इसको लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 1, और इससे कैलकुलेट किया जाएगा I, ठीक है, इससे क्या कैलकुलेट किया जाएगा I, क्या बनेगा I, 1 + अल्फा n-1 डिवाइडेड बाय 1। ये इसी के लिए, ये जो है ना, ये इस एक्सप्रेशन के लिए है सिर्फ, ये हर जगह मत यूज करते बैठना, ये इसी एक्सप्रेशन के लिए है। क्या यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, क्या यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, सो व्हाट विल बी अल्फा इन दिस केस, तो ये 1 चला जाएगा उधर, I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I-1 डिवाइडेड बाय n-1। तो ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है, अगर I पता है तो उससे आप अल्फा निकाल सकते हो, अगर वेंटो फैक्टर पता है तो आप उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो उससे आप वेंटो फैक्टर निकाल सकते हो, इंटरचेंजेबल है ना। जैसे कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टीज की हेल्प से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते थे, तो वही बात हो गई। अगर क्वेश्चन में वाले ने बोला है आपको कि हमें वेंटो फैक्टर पता है, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए, वेंटो फैक्टर तो हमको पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन देने वाले ने बोला कि आप यहां पर वेंटो फैक्टर निकालिए,
डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन हमको पता है, तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगेगा। याद रखना ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 1, ये सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। याद रखना अगर इक्वेशन बदलेगी तो ये जो I का जो एक्सप्रेशन है वो भी बदलेगा, क्योंकि जो मैंने I निकाला है ये तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैंने निकाला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर एसोसिएशन की बात करें, चलो अगर बात हो रही है तो एसोसिएशन के भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये था डिसोसिएशन एंड फॉर द एसोसिएशन, लेट्स से फॉर द एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होगा, I का वैल्यू लेस देन 1 होगा, है ना। तो एसोसिएशन में क्या होती है, चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, तो चलो चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा हो जाएगा, Na विल गिव यू An, Na विल गिव यू An। तो मतलब यहाँ पर जब T का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो मतलब ये 1 मोल रहा होगा, ये 0 मोल रहा होगा। आफ्टर डिसोसिएशन T इक्वल टू T, है ना, ये किसकी बात हो रही है, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, अच्छा इसमें से 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 तो पहले था, उसमें से सिर्फ अल्फा ही टूटे ना, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कितना बना होगा, तो ये बना होगा अल्फा बाई n, क्योंकि यहां पर चीजें जुड़ रही हैं, कम हो रही हैं। अगर 2 का 1 बनेगा तो आप एक चीज सोचो ना, अगर 2 का 1 बनेगा तो मतलब 1 का क्या बनेगा, आधा बनेगा, मतलब ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा। अगर 2 पार्टिकल का 1 पार्टिकल बन रहा है तो 1 पार्टिकल का कितना बनेगा, ये 2 इधर चलेगा 1/2, ठीक है। 3 का 1 पार्टिकल बन रहा है तो 1 पार्टिकल का कितना बनेगा 1/3, कितना बनेगा 1/3। अगर अल्फा पार्टिकल का 1 पार्टिकल बन रहा है तो उस हिसाब से 1 पार्टिकल का कितना बनेगा 1/अल्फा, है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए पार्टिकल कितने टूट रहे हैं, अल्फा, राइट। तो यहां पर कितने बनेंगे, अल्फा बाई n, क्योंकि n पार्टिकल जुड़ने से एक मॉलिक्यूल बनकर के यहां पर तैयार हो रहा है। तो भाई यहाँ पर I की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द I ओवर हियर, सेम पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद वही बात हो गई कि जो जो आप कॉमन ले सकते हैं उसे कॉमन लीजिए। सो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1/n माइनस 1, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि आप यहाँ से इसको ऐसा कर लीजिए, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n, राइट। तो यहाँ से तो आपको I मिल जाएगा फॉर दिस एक्सप्रेशन ओनली। और अगर अल्फा की वैल्यू निकालने जाएं तो अल्फा क्या होगा, सबसे पहले तो I माइनस 1 होएगा यहाँ पर, है ना। ये जो I है I में से 1 माइनस करोगे, ये 1 इधर जाएगा I माइनस 1, है ना। उसके बाद जो n है ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस n बनेगा इक्वल टू अल्फा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द अल्फा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, अल्फा के लिए, ओके। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो दिस वन इज फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर I पता है तो, और ये फॉर्मूला है अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो आप n कैसे कैलकुलेट, मतलब I कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा ये इसी एक्सप्रेशन के लिए, सबके लिए इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एंड ये जो भी मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई, एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये पूरा का पूरा है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, एज वेल एज सॉल्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें I का वैल्यू आपको पता होता है, क्लियर पता होता है। स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो तो आपको I का वैल्यू पता होता है, लेकिन जब वीक होता है तो वहां पर ये सब फंडा आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब न्यूमेरिकल करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलें फिर न्यूमेरिकल करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। तो सवाल है आपके सामने, विच ऑफ these will have high boiling point,
dissolved in given volume of water, given volume of water। पहला वाला 1 मोल ग्लूकोज, दूसरा 1 मोल NaCl, तीसरा 1 मोल ऑफ MgCl2। तो ये एक सवाल है आपके सामने, आई थिंक सो बहुत ही ईजी सवाल है। विच ऑफ दीज विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा? 1 मोल ग्लूकोज का, 1 मोल NaCl का, 1 मोल MgCl2 का। अगर हम लोग ये माने कि कोई भी ना तो एसोसिएट करता है और ना ही डिसोसिएट करता है, तो इन दैट केस तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा सेम निकल के आएगा। बाय द वे ये एलिवेशन की बात कर रहा है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट डिजॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। बेसिकली इट इज द चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो बोल रहा है आपको, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसका ज्यादा होगा? 1 मोल ग्लूकोज का, 1 मोल NaCl का, 1 मोल ऑफ MgCl2 का, तो किसका ज्यादा होगा? यस, द आंसर इज 1 मोल ऑफ MgCl2। व्हाई? बिकॉज आप यहाँ पे नोटिस करो, ग्लूकोज जो है वो तो टूटता नहीं है, तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1 निकल के आएगी। NaCl के लिए I का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 2, एंड MgCl2 के लिए I का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 3, क्योंकि MgCl2 टूटेगा, है ना। अब जिसका I ज़्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा TB होता है ये क्या होता है? KB इंटू NB डिवाइडेड बाय WA। एंड एक और चीज़ हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता था, और वो चीज़ है यहाँ पर I। बाकी सारी कहानी तो सेम है ना। ये देखो, ये KB जो है वो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी सेम है, तो फर्क किस चीज़ का होगा? I का। तो जिसका I ज़्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा फर्क आएगा। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन विल बी थर्ड वाला, क्या कि 1 मोल ऑफ MgCl2 will have high boiling point, will have high boiling point। ओके बच्चों, अब आपके सामने एक सवाल यहाँ पर यह है कि 0.5 ग्राम KCl was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। 0.5 ग्राम KCl डिजोल्व किया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर पे। जो सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, मतलब फ्रोज होता था 20 डिग्री सेल्सियस पे, अब -0.24 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है KCl, इसका कितना परसेंटेज आयोनाइजेशन हो रहा है? इसका कितना परसेंटेज आयोनाइजेशन हो रहा है? ओके, मतलब वो कहना चाहते हैं कि KCl कितना परसेंटेज टूट रहा है। वैसे तो KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो 100% टूट जाना चाहिए, मतलब एक KCl ट्वाइस आयन प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब 1 मोल KCl विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ आयन। ओके, पर क्या ये सही है? एक बार जरा इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगर इस क्वेश्चन ने बताया कि हाँ भाई ये जो I का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है, तो मतलब एकदम सही बात है, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है ना, मतलब 100% डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि एक KCl 2 मोल ऑफ आयंस प्रोड्यूस करना चाहिए। चलो देखते हैं क्या कर रहा है क्या। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमको गिवन है उसको ले लेते हैं। क्या क्या चीज़ें गिवन है भाई? सॉल्यूट 0.5 ग्राम है, मतलब कि दिस इज WB 0.5 ग्राम, और WA कितना है? 100 ग्राम, मतलब 0.100 kg। उसके बाद सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस है ना, अब कितने पे है? -0.24 पे है। 0.5 ग्राम KCl was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री। अच्छा ओके, सॉरी सॉल्यूशन जो है वो अभी का टेम्परेचर उसका 20 डिग्री सेल्सियस है, फ्रोज -0.24 डिग्री पे हो रहा है। मतलब मुझे लगा था कि इसका जो सॉल्यूशन है ये 20 डिग्री पे फ्रोज होता था, अब वो -0.24 पे हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है तो वाटर ही ना, है तो वो वाटर ही। वाटर कितने पे फ्रोज होता है? 0 पे फ्रोज होता है। सॉल्यूशन का जो भी रहने दो टेम्परेचर, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। वाटर कितने डिग्री पे फ्रोज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। अभी कितने पे फ्रोज हो रहा है? -0.24। इसका मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है डेल्टा TF, ये कितना आ रहा है? 0.24 का। ओके, ये याद रखिएगा, दिस इज 0.24। अब क्या हम यहाँ से MB निकाल सकते हैं?
कैन वी कैलकुलेट एम बी फ्रॉम दिस? तो एम बी कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला याद होगा, क्या था फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, न्यूमरेटर में आता था कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एम बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम बी विल बी के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो चलिए डाल देते हैं ये वैल्यू यहाँ पर। सो मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना निकल के आ रहा है? के एफ दिया हुआ है 1.86 इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 0.5 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना है? व्हाट इज द मोलार, एक सेकेंड, नॉट मोलार मास, डेल्टा टी एफ कितना है? दिस इज 0.24। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया 0.24 एंड पानी कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम, मतलब 0.1। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 0.1। ओके, बस अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आ रही है दिस इज 38.75 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या निकल के आया ये? एम बी, मतलब एम बी क्या है? मोलार मास ऑफ KCl निकल के आ रहा है कितना? 38.75 ग्राम पर मोल। ये किसका निकल के आ रहा है? KCl का मोलार मास निकल के आ रहा है। आप एक चीज़ सोचो, क्या KCl का यही मोलार मास है? क्या KCl का मोलार मास यही है? क्योंकि अकेले क्लोरीन का देख लो तो वही 35.5 है। देखो ये टोटल वजन कितना बता रहा है? 38.75। क्लोरीन का वजन कितना है? 35.5। अगर 35.5 सिर्फ क्लोरीन का ही है तो बाकी बचा हुआ 3.25 क्या पोटेशियम का है? नहीं भाई, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ रहा है ना, ये गलत है। इसका मतलब KCl पक्का या तो एसोसिएट हुआ है या तो डिसोसिएट हुआ है, कुछ तो भी हुआ है ना। यहां से जो हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, जरा ध्यान करो, यहां से जो हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया वो ये सोच के किया कि KCl ना तो एसोसिएट हो रहा है और ना ही डिसोसिएट हो रहा है, ये सोच के किया। पर आप जानते हैं KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो एसोसिएट भी कर सकता है, वो डिसोसिएट भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। किस लेवल का कर रहा है हमको मालूम नहीं। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने I मल्टीप्लाई नहीं किया, सर आपने I मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें I मल्टीप्लाई कीजिए। मैं बोलूँगा कितना मल्टीप्लाई करूँ मैं I? तो आप बोलोगे सर I को 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों भाई 2 मल्टीप्लाई कर दें? क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बात सही है, पर क्या ये 100% डिकम्पोज हो रहा है? क्या ये 100 डिकम्पोज हो रहा है? 100%। क्या इस तरीके से आई फाइंड करना सही होगा कि मेरा ध्यान में मुझे है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने सुना था सर H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक काम करो आई की वैल्यू डायरेक्टली इतनी डाल दो। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? जरा ध्यान से देखिए, आई का जो फॉर्मूला है वैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है, उसी का ही एक दूसरा फॉर्म मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। आई होता है कैलकुलेटेड मोलार मास डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास। ऑब्जर्व्ड मोलार मास, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने आई के फॉर्मूले देखे थे वो भी है, जैसे देखो यहाँ पर, इससे पहले जो हमने फॉर्मूले देखे थे वो क्या थे? वो ये देखो, ये जो आई है ना, हाँ ये देखो, ये आई का एक फॉर्मूला ये हो गया, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। यहाँ से भी आई निकल सकता है, आई यहाँ से भी निकल सकता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये कई तरीके हैं आई को डिस्क्राइब करने के, उनमें से एक मेथोडोलॉजी यहाँ पर ये भी है। ठीक है, क्या? कैलकुलेटेड मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास। किसका? सॉल्यूट का। ध्यान रखिए, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सॉल्यूट की। किसकी? सॉल्यूट की। ठीक है, तो क्या आपने कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व आपने कितना किया? तो चलो यहां से हम आई की वैल्यू निकाल देंगे। तो आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलार मास। आपने ऑब्जर्व कितना किया? यहाँ पर अभी कितना कैलकुलेट किया आपने? कितना ऑब्जर्व किया? 38.75। ये जो आपने MB निकाला 38.75, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑब्जर्व्ड मोलार मास। ये आपका ऑब्जर्व्ड मोलार मास है।
कैलकुलेटेड मोलार मास कैसे निकलेगा? तो कैलकुलेटेड मोलार मास कैसे निकालेंगे हम लोग? KCl का, कि आपको क्लोरीन का पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 35.5, उसमें पोटेशियम का ऐड कर दीजिए, है ना। तो जब आप उसमें ऐड करेंगे यू विल गेट एज 74.5, यू विल गेट एज 74.5। चेक कर लीजिए जरा, अगर KCl का आपको मोलार मास चाहिए तो KCl का मोलार मास कैसे आएगा? पोटेशियम का डालिए वैल्यू, दिस इज 39, यस, पोटेशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का 35.5, 10 11 12 13 14, है ना, 3 और 3 6 और 1 7, यस, दिस बिकम 74.5। कितना बनाइए 74.5। ओके, नाउ अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप जब इनको डिवाइड करेंगे यू विल फाइंड I एस 1.92। कितना I निकल के आया? I निकल के आया 1.92। समझिएगा जरा, अगर आप रैंडमली बोलेंगे कि सर I का वैल्यू 2 है, क्यों? क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 KCl विल डिकम्पोज टू द 1 K प्लस 1 Cl माइनस, और इस वजह से I का वैल्यू यहाँ पर 2 है। पर ये तो आपका इमेजिनेशन हो गया, ये तो आपके एक विचार हो गया। क्या यहाँ पर सामने वाले ने बताया आपको? नहीं ना। तो I कैसे कैलकुलेट करोगे? इस मेथोडोलॉजी से, कि ये जो किस्सा यहाँ पर दिया है इससे आपने कितना ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाला। ये जो MB है ना, व्हाट इज दिस MB? दिस MB इज नोन एज, चलो साइड में यहाँ पर लिख दो, दिस इज द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दिस इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ओके, और ये जो KCl का आपने 74.5 निकाला, दिस इज योर कैलकुलेटेड मोलर मास, ये आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है। समझ गए? तो इससे आपको मिल गया I, इससे आपको क्या मिल गया? I। व्हाट इज I? I इज वेंटो फैक्टर। I जो है वो वेंटो फैक्टर है। I क्या है यहाँ पर? वेंटो फैक्टर। सवाल अभी भी पूरा नहीं हुआ, सवाल इनका ये था कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का कितना आयोनाइजेशन हुआ, कितना आयोनाइजेशन हुआ सॉल्ट का? तो चलो देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये बात आ ही रखी है तो हम ये मान के चलते हैं कि ओके KCl इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और हो सकता है नहीं भी हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अब मुझे भी नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है, भाई मुझे भी फैक्ट चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, एटलीस्ट ये तो बता रहा है कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है। वैसे होना तो चाहिए, NaCl अगर स्ट्रॉन्ग है तो KCl भी होना चाहिए, पर ठीक है हम इसके हिसाब से चलेंगे, लॉजिक के हिसाब से। तो ये जो KCl है, KCl अगर टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? K प्लस एंड Cl माइनस में। तो जब समय की वैल्यू 0 रही होगी तो आपके पास KCl कितना रहा होगा? 1 मोल। K प्लस कितना रहा होगा? 0। Cl माइनस कितना रहा होगा? 0, जब समय की वैल्यू 0 थी, है ना। और जब समय की वैल्यू T हुई, मतलब जब डिसोसिएशन पूरी तरीके से हो चुका था, तो 1 में से मान लेते हैं अल्फा मोल गए, 1 में से अल्फा मोल गए, तो K प्लस कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? अल्फा मोल। Cl कितना माइनस प्रोड्यूस हुआ होगा? Cl मोल। क्योंकि देखो एक KCl 1 K प्लस एंड 1 Cl माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर अल्फा मोल टूटेंगे KCl के तो अल्फा K प्लस प्रोड्यूस होंगे और अल्फा Cl माइनस प्रोड्यूस होंगे ना। सोच के देखो जरा, अगर KCl में से अल्फा टूटेगा तो अल्फा K प्लस और अल्फा Cl माइनस बनेगा ना, तो इसलिए यहां पर अल्फा अल्फा। ठीक है, दूसरा चीज KCl में 1 माइनस अल्फा कैसा हुआ? क्योंकि 1 तो पहले था, उसमें से अल्फा टूट गया ना, तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा। और अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे I, है ना, I नहीं सॉरी अल्फा, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे अल्फा, क्योंकि I तो अपने को पता है 1.92। तो क्या लॉजिक बैठाएंगे हम लोग? तो क्या हम जानते हैं I का लॉजिक क्या था? I वॉज इक्वल टू, I जो है वो क्या था कि आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है? 1 माइनस अल्फा है प्लस अल्फा है प्लस अल्फा है, डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 1 प्लस 0 प्लस 0, है कि नहीं? ये देखो जरा, ये जो है ये 3 वैल्यू 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ये क्या है? ये आफ्टर डिसोसिएशन है, एंड ये जो है 1 मोल 0 0, ये क्या है? ये बिफोर डिसोसिएशन, राइट। तो यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। I है यहां पर कितना? 1.92 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, विच इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 1.92 माइनस 1, तो जिससे अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है 0.92।
अल्फा कितना निकल के आया 0.92, और अगर इसी को परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये कितना आएगा 92%। और ये जो अल्फा होता था ये क्या था, यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो कोई बोले अल्फा निकालो, या कोई बोले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, या कोई बोले परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालो, ठीक है। इसी चीज को परसेंटेज आयोनाइजेशन भी कहते हैं, इसी को ही परसेंटेज आयोनाइजेशन भी कहते हैं। तो अगेन ये कितना है 92%। मतलब KCl के असल में 92% पार्टिकल ही डिकम्पोज हुए हैं, आई मीन डिसोशिएट हुए हैं। KCl के 92% पार्टिकल ही डिसोशिएट हुए हैं, नॉट 100%। क्योंकि अगर KCl के 100% पार्टिकल डिकम्पोज हुए होते तो ऐसे में आपको I का वैल्यू 2 मिलना था, आपको I का वैल्यू 2 मिलना था। अगर 100% पार्टिकल उसके सारे के सारे डिसोशिएट होते तो I का वैल्यू यहाँ पर 2 मिलना था, जबकि I यहाँ पर कितना मिला 1.92। समझ रहे इस बात को? यस। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई KCl जो है वो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हुआ है इस केस में। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपको बेंजीन का दिया है 4.9 के केल्विन kg per mole। What is the percentage association of the acid if it form dimer in the solution? अब यहां पर आपको बोल तो रखा है कि ये जो बेंजोइक एसिड है ये डाइमर बना रहा है, बट सवाल यह है कि क्या सारे के सारे बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहे हैं? सी यहां पर सॉल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड, और सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। बेंजोइक एसिड को आपने बेंजीन में डिसॉल्व किया, राइट। और बोल भी रही है कि जो बेंजोइक एसिड है ये डाइमर बना रहा है। अब डाइमर बनाते ही आपके मन में क्या आएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि 2 का 1 बनेगा। फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या सारे के सारे डाइमर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं। इसको चेक करने के लिए हमको I कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी विल कैलकुलेट द I। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। चलो I कैलकुलेट करें। तो I कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइड एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास, है ना। कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही बात हो गई, क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम है ना। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितने का आ रहा है 1.62 का आ रहा है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है KF कितना दे रखा है 4.9 केल्विन kg पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड, मतलब आपसे अल्फा पूछ रहा है, परसेंटेज एसोसिएशन I पूछ रहा है आपसे, और बोल भी रहा है कि ये क्या बना रहे हैं, ये डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको निकालेंगे हम लोग, है ना। जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये बनेगा KF इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन है। सॉरी ये MB तो आ गया ना इधर, यस, मतलब ये डेल्टा TF जो है ये इधर हो गया, डेल्टा TF। ऑलराइट, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलो निकाल लो भाई। तो ये जो MB निकल के आ रहा है ये होगा KF कितना 4.9 मल्टीप्लाइड बाय WB कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज 1.62 एंड 25 ग्राम, 25 ग्राम मतलब 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल सी दैट द वैल्यू फॉर MB इज कमिंग एज 242, इट इज 242 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना मॉलिक्यूलर मास आ रहा है इसका, मोलर मास कितना आ रहा है 242 ग्राम पर मोल, इट इज 242 ग्राम पर मोल। और ये जो 242 ग्राम पर मोल है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या है ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ
मोलार मास, ये मोलार मास की ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। दूसरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, तो कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, क्या है ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का क्या होता है C6H5COOH। तो कैलकुलेट करो ज़रा, क्या बनेगा ये, कार्बन कितने 6 और कार्बन का 12 होता है, 12 × 6। हाइड्रोजन कितना है 5 और 1 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 × 6 हाइड्रोजन है। अच्छा अगेन कार्बन आ गया, तो चलो 12 ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 2 और हर ऑक्सीजन का 16, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 72 + 6 + 12 + 32। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू इज कमिंग एज 122। ये जो वैल्यू है ये 122 आ रही है, दिस वैल्यू इज 122 एंड ये 122 क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलार मास। एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी तो कैलकुलेटेड ही है और जो कैलकुलेटेड है वो तो कैलकुलेटेड है ही, है ना। देखो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप उनको मानोगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से डिराइव किया आपने। जैसे देखो यहां पर आपने किसका फंडा इस्तेमाल किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फंडा इस्तेमाल किया, उससे जो आपका आंसर आ रहा है 242 दैट विल बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या होगी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी। और ये जो आप बचपन से क्लास 9 से जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का जो काम कर रहे हैं, मोलार मास निकालने का जो काम कर रहे हैं, दैट विल बी द कैलकुलेटेड वैल्यू, वो कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी। एंड ये जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे निकल के आएगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्लियर, ओके। नाउ आई क्या होगा, व्हाट विल बी द आई। सो आई का फॉर्मूला क्या था, आई था कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना। आई क्या था कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दैट इज 122 डिवाइडेड बाय 242। तो सॉल्व करो जरा, 122 डिवाइडेड बाय 242 ये कितनी वैल्यू बनाता है, दिस इज 0.504, दिस इज 0.504। मतलब यहाँ से जो आई निकल के आ रहा है दिस इज 0.504। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर आई बराबर 0.5 होता, अगर आई बराबर 0.5 होता तो हम ये मान लेते कि ओके सारे के सारों ने मिलकर के डायमर बनाया, सभी ने डायमर बनाया, कोई भी छूटा नहीं, सभी को अपना पेयर मिल गया, सबने डायमर बनाया। अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली 0.5 होती, बट ये 0.5 से थोड़ी ज्यादा है, 0.504 है। इसका मतलब कुछ तो भी ऐसे पार्टिकल्स हैं अभी भी जिन्होंने डायमर को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो किसी दूसरे से जुड़े नहीं और डायमर नहीं बनाया। कुछ तो भी ऐसे हैं अभी भी मौजूद, कुछ तो भी हैं अभी भी मौजूद। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, वही हो गया कि अब मानते हैं कि ये जो बेंजोइक एसिड है ये एक वीक एसिड है। लेट्स से कि ये जो बेंजोइक एसिड है ये एक वीक एसिड है, तो क्या होगा ये C6H5COOH, है ना। और ये ऐसे वाले दो क्योंकि डायमर जुड़ रहे हैं ना आपस में, तो ये क्या बनाएगा C6H5COOH और ये ट्वाइस, ऐसा हो जाएगा। ज़रा देखो क्या ये एक्सप्रेशन बनेगा, ओके, है ना। ठीक है, इसको मैं अलग उसमें लिखता हूँ। देखो ये है C6H5COOH और ये बना C6H5COOH और ये बन गया ट्वाइस। ध्यान रखिएगा ये जो डायमर बन रहा है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस ये कि दो आपस में चिपक रहे हैं, दो पार्टिकल आपस में ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में चिपक गए। अब वही बात कि जब समय की वैल्यू 0 थी आपके पास, ये 1 मोल था तो ये 0 मोल था। जब समय की वैल्यू t हुई तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा कम हुआ और यहाँ पर α/2 होगा। जरा सोच के देखो क्यों, क्योंकि 2 का 1 बन रहा है, तो यहाँ से अगर अल्फा टूटेंगे तो यहाँ पर α/2 बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर α/2 बनेंगे। उसके बाद आगे हमको करना क्या होता था, करना ये होता था कि जो I बनता था, याद करो जरा फॉर्मूला क्या था I का फॉर्मूला ये था कि आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, न्यूमरेटर में लिख दो, तो आफ्टर डिसोसिएशन इज 1 माइनस अल्फा प्लस α/2 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना है ये 1 + 0, बिफोर डिसोसिएशन ये कितना है 1 + 0, है ना, यही फॉर्मूला था। ओके जी, अब सुनो यहां से I का वैल्यू डाल देते हैं, कितना निकला था अपना I का वैल्यू 0.504, है ना, इक्वल टू 1
माइनस, अच्छा अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2, सही है, 1 माइनस 1/2। उसके बाद ये जो होगा ये इधर चला जाएगा, अल्फ़ा इंटू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.504, तो ये कितना आएगा 0.496 है ना, 0.496 आएगा, 0.496। उसके बाद देखो ज़रा, अल्फ़ा इक्वल टू 0.496, 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, वो उधर जा करके 2 हो जाएगा, जिससे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 0.496 का डबल कितना होता है, दिस इज 0.992, 0.992। तो ये आपका निकल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा कितना निकल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी अल्फा को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो ये बनेगा 99.2%, मतलब कि 99.2% पार्टिकल जो थे उन्होंने डाइमर बनाया, 99.2% पार्टिकल ने डाइमर बनाया। ये जो 0.8% रह गए ना, इन्होंने डाइमर नहीं बनाया, इस वजह से यहां पर जो आई का वैल्यू है वो 0.504 निकल के आ रहा है। अगर इन्होंने भी डाइमर बना लिया होता तो आई ने बराबर 0.5 बनाना था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आई जो है ना, आई अपनी मर्जी से मत बोलिएगा। देखिए कि क्वेश्चन में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर आपको आई डायरेक्टली नहीं बताया था, आपको आई यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ा, उससे आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है ना। ये जो आप बोलते हैं ना परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन, उससे आपने निकाला कि यहाँ पर 99.2% जो पार्टिकल थे वो एसोसिएट हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, जहाँ डिसोसिएशन होगा वहाँ पर डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे।